बहुत जान है, बहुत जान है। वाह, इससे बढ़िया शानदार, जानदार और दमदार सभा नहीं देखा हमने। ये बंगाल का कमाल है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी अपनी बंगाल की क्रांतिकारी नेता हमारी बहन ममता बनर्जी का कमाल है। ये বাংলা ভাই বোনেরা নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম। আমি বোন মমতা ব্যানার্জি ডাকে ছুটে চলে এসেছি। সংবিধানের রক্ষা করতে, देश बचाओर জন্যে, संविधान की रक्षा के लिए, देश बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सही दिशा और नई दिशा देने के लिए, देश को एक जबरदस्त, देश की अपेक्षा के अनुरूप एक अच्छा नेतृत्व देने के लिए, नया नेतृत्व देने के लिए, पुराना नहीं, उसके लिए हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं मंच पे विराजमान तमाम न्यूज यानी यूनाइटेड इंडिया के न्यूज का व्यूज जो हमने सुना, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। न्यूज यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के ग्रेट लीडर्स यहां पे मौजूद हैं, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है। और उस मार्गदर्शन के साथ साथ ज्यादा मुझे विशेष अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं सेंस ऑफ द मूड, नेशन का मूड, आपका मूड, हमारे अपने बंगाल का मूड एक ही है, एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बेहतरी नेतृत्व के साथ नई दिशा में चलने के लिए और सही दिशा में चलने के लिए। मैं कई बार जब बातें करता हूं और यहां पे मैं बहुत सारे यंगर जनरेशन को देख रहा हूं, बहुत जान है यंगर जनरेशन में, बहुत जान है, गजब का वातावरण है। मैं यहां पे यंगर जनरेशन को देख रहा हूं, उनसे मुखातिब हूं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों बोलते हैं, आप बगावत क्यों करते हैं, क्या आप बागी हैं? तो मैं कहना चाहता हूं फिर से कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैं सच के साथ समझौता नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर मैं इस लम्हे तक, इस क्षण तक भारतीय जनता पार्टी में हूं और अभी अभी मेरे बड़े भाई देश के भूतपूर्व और अभूतपूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी कह रहे थे कि अब इसके बाद तुमको पार्टी से जरूर निकाल दिया जाएगा। मैं कहता कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा अपना मानना है और मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में अगर हूं भी, तो उससे पहले मैं भारत की जनता का हूं। मेरी जवाबदेही, मेरी जिम्मेदारी भारत के जनता के प्रति है, भारत के जनता के प्रति वफादारी है। इसलिए मैं जो कुछ भी कहता हूं, करता हूं या कहना चाहता हूं या करना चाहता हूं, वो देश हित में, वो जनहित में है, जनता के हित में है। और फिर ये दुनिया जानती है कि कोई भी पार्टी हो, व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। इसलिए अगर मैं देश हित में बात करता हूं तो जाहिर है पार्टी हित में भी बात करता हूं, लोगों के हित में बात करता हूं और पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश करता हूं कि लोकतंत्र है। देखो, ज्यादतियां मत करो। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं
कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में और अभी हमारे जो माननीय हैं, सम्मानीय हैं, जो भारत के शीर्ष नेता हैं, उनके दौर में क्या अंतर पाते हैं आप? मैं कहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में लोकशाही थी और इस जमाने में तानाशाही है। तानाशाही ये नहीं चलेगा। ये जाती है देश के लोगों के साथ। क्या मतलब है अचानक रातों रात तुगलकी फरमान देते हुए, तुगलकी फरमान की तरह अचानक रातों रात आपने घोषणा कर दी नोटबंदी की? क्यों नोटबंदी की? बोल के दो, क्यों नोटबंदी की? एक मिनट। नोटबंदी की घोषणा कर दी। क्यों नोटबंदी की घोषणा की? जरा कभी सोचा कि इससे हमारे रहरी वालों पे, पटरी वालों पे, डेली वेजेज वालों पे, हमारे किसानों पे, हमारे मजदूरों पे, हमारे नौजवानों पे, उनकी नौकरी पे क्या असर पड़ेगा? उनके खाने पीने पे क्या असर पड़ेगा? बगैर किसी से सलाह किए। और लोग मुझे कहते हैं आपने क्यों बोला, ये तो पार्टी का फैसला था। हमने यकीनन ये पार्टी का फैसला नहीं था। अगर पार्टी का फैसला होता तो फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी पता होता, मुरली मनोहर जोशी जी को भी पता होता, हमारी यशवंत सिन्हा जी को पता होता, हमारे अरुण शौरी जी को पता होता, मुझे भी पता होता। लेकिन ये नहीं, लोग तो कहते हैं भारत के वित्त मंत्री को भी पता नहीं था और अचानक पीएमओ ने फैसला कर लिया। इन सारी बातों में जैसा हमारे लोगों ने कहा, शीर्ष नेताओं ने, कि लोग एटीएम के लाइन में लड़ने लगे, मरने लगे, आत्महत्याएं हुई, हृदय रोग का दौरा पड़ा, अपने ही पैसे निकालने के लिए जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वो तो हुआ, आप सबों को पता है। दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गया, व्यवसायी सब तबाह होने लगे, फैक्ट्रियां छोटी छोटी बंद हो गई, डेली वेजेस वाले कहां गए पता नहीं। और उससे ज्यादा जिस पे कम लोगों ने रोशनी डाली होगी, जरा गौर से सोचना आप लोग, हमारे अपने घर की महिलाएं, माताएं, बहनें, जो सालों साल अपने पिता से, पति से, अपने घर वालों से छुपाकर, मगर अच्छी नीयत से, उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं के शादी ब्याह के लिए, जिन्होंने सालों साल पैसे जमा करके रखे तकिए के नीचे या अलमीरे के पीछे, वो सब अचानक हवा हवाई हो गए। पूरे देश का, हमारे घर की महिलाओं का जोड़े तो करोड़ों, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपए सब हवा हवाई हो गए। ये किसने अधिकार दिया? चाहे किसी पार्टी का हो। ये तो गलत बात है, ये तो ज्यादती है। अभी नोटबंदी से उभर ही नहीं पाए थे कि अचानक कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी, जिसको हमारे कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने, लेकिन बहुत कामयाब अध्यक्ष ने, जिन्होंने 1 साल अध्यक्षता हासिल की, उसके अंदर 3 प्रदेश में चमत्कार करके दिखाया। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। ऐसे हमारे राहुल गांधी जी ने कहा यह गब्बर सिंह टैक्स है। ये क्यों किया ऐसा? ये ऐसा जो आपके सूरत से लेके, बंगाल से लेके जगह जगह व्यापारियों की क्या हालत हुई, कपड़े व्यापारियों की क्या हालत हुई। साल में 365 दिन होते हैं, आपको पता है? क्या आपको पता है कि अभी तक जीएसटी में 367 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और अभी भी हुए जा रहे हैं, बगैर सोचे, बगैर विचारे। और सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने खुद इस जीएसटी का घोर विरोध किया था जब मुख्यमंत्री थे।
आज अचानक पलटे। जीएसटी को इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी को अचानक रातों रात के 12 बजे से देश को दूसरी आजादी मिल गई हो, दूसरी आजादी मिल गई ऐसी घोषणा की पार्लियामेंट में। दूसरी आजादी तो दूर की बात, लोगों को गुलामी की ओर डाल दिया, भेज दिया। समझ में फायदा हुआ तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हुआ। जरा पूछो हमारे लोगों से, जिन लोगों ने मंदिरों में, जो लोग मंदिर में जाते हैं, जरा मंदिरों की हालत याद करें। दक्षिणा बंद हो गए, पुजारी हमारे तबाह होने लगे। जो सरदार जी हमारे आते हैं यहाँ पे गुरुद्वारे में, लंगर तक में आपको लग गया जीएसटी, कभी 18%, कभी 28%। ये तमाशा क्या हुआ? यानी एक तरफ नोटबंदी, दूसरी तरफ जीएसटी। तो इसे क्या कहेंगे आप? नीम पे करेला। नीम पे करेला, लोग त्राहिमाम स्थिति में। और उसके बाद रही सही कसर थी। वैसे तो बहुत सारे कांड हुए, किसानों की मांग, आज तक किसान जिस तरह से तड़प रहे हैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी लोग बोल चुके हैं। किसानों की बात है, नौजवानों की बात है, मजदूरों की बात है, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है, सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात है राफेल की। राफेल बहुत छोटी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ कहूंगा आप गौर से सोचिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कोई दोषी है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी नहीं हैं। अगर इस तरह से आप बात दबाने की और छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता कहेगी वाकई कि चौकीदार चोर है। आप छुपाते क्यों हैं? आप कहते क्यों नहीं हैं? दो तीन ही तो सवाल है। आज ही एन राम ने, जो देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, आज ही एन राम ने, जो देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने क्या कहा है? एक राफेल डील में 41% से ज्यादा का घाटा हुआ है, यानी मुनाफा लिया गया, देश को घाटा हुआ है। 3 सवाल है, ये बच्चों को या नौजवानों को बता रहा हूं। पहली बात तो ये, 126 हवाई जहाज की जरूरत थी, 36 क्यों लिया गया? जबकि देश की सुरक्षा का सवाल है। नंबर 2, ये हवाई जहाज का दाम 3 गुना से ज्यादा कैसे हो गया? 500 करोड़ था, 500 प्लस 526, 530 कुछ भी होगा, और उसको 1600 करोड़ में कैसे गया एक जहाज? और एक और, हमारे पास देश की इतनी अच्छी कंपनी है HAL, जिसे सुखोई तक बनाने का, उसको सुखोई तक जो बना सकता है, जो सुखोई, जो हमारे अपने अखिलेश यादव ने, हमारे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जो इन्होंने ऐसे ऐसे जबरदस्त हवाई अड्डे नहीं, हाईवेज बनाए, कोई हवाई जहाज तक उतार दिया जा सकता है, ये HAL ने बनाया। ऑफ कोर्स हाईवे इन्होंने बनाया, अखिलेश यादव ने गजब किया। और आज अखिलेश यादव ने और हमारे सतीश मिश्रा जी हैं, या यूं कहूं हमारे आदरणीय ममता जी हैं, और या यूं कहूं कि आदरणीय ममता जी के साथ साथ आज जिनका साथ सहयोग आशीर्वाद मिला है, हम सब की अपनी बहन मायावती जी, उनका सहयोग मिला। उनके साथ मिलकर आज इन्होंने एक नया फैसला, एक नया परचम लहराया है एकता का और जीत का उत्तर प्रदेश में। वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं कह रहा था HAL पे कि HAL वो कंपनी हिंदुस्तान की अपनी कंपनी है, उसको नहीं दिया गया, और एक नए कंपनी को जो 10-12 दिन पहले लगा था, जिसके बाद 10-12 लाख की पूंजी थे उस कंपनी में, उसको हवाई जहाज का, जिसने साइकिल का चक्का नहीं बनाया था, उसको कैसे दे दिया? यही सवाल है। ये 3 सवाल पे आप गौर करें, 3 सवाल का जवाब दे दें। और जब तक जवाब नहीं देंगे, जब तक बिहार की भाषा में आप थेथराई करेंगे, जब तक आप बोलते जाएंगे, छुपाते जाएंगे, कारपेट डालते जाएंगे, तब तक आप सुनते जाएंगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तब तक आप सुनते जाएंगे। इसलिए आइए, उठिए। हम जानते हैं ये इलेक्शन की घड़ी है, इलेक्शन की घड़ी है।
अब फिर नए नए वायदे शुरू हो रहे हैं, नई नई बातें शुरू हो रही हैं, प्रॉमिसेस बहुत हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस नहीं हो रहे हैं। प्रॉमिसेस और परफॉर्मेंसेस के बीच में गहरी खाई हो गई है और उनसे अब सुनते जाइए। सिट अप इंडिया, सिटिंग इंडिया, मेड इन इंडिया, जन धन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना एक तरफ, सिलेंडर का दाम बढ़ गया दूसरी तरफ। करते जाइए आप सारी बातें। अभी मेड इन इंडिया बहुत सुन रहा हूं, अभी तक तो मेड इन इंडिया के लिए क्या किया आपने, और जब तक अच्छा नहीं करेंगे आप तब तक मेड इन इंडिया का मतलब होगा मेड इन चाइना जो चल रहा है। आपको रोकना पड़ेगा, उसके लिए चीजें भी अच्छी करनी पड़ेंगी, क्वालिटी भी अच्छी करनी पड़ेगी, दाम भी कम करने पड़ेंगे। और एक बात और, इलेक्शन का वक्त है, 6-8 हफ्ते रह गए हैं, 10-12 हफ्ते रह गए हैं। अब तरह तरह की बातें होंगी, फिर नए वायदे होंगे, अटेंशन डाइवर्ट करेंगे। यहां से जब हम लोग सारी बातों का जवाब मांगेंगे तो हमें अयोध्या की ओर ले जाएंगे। चुनाव से पहले कभी नहीं, चुनाव की घड़ी में, वो भी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझिए। हमारे लोग अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनसे जो चाहिए वायदे करवा लीजिए। वो ऐसे हो गए हैं जहां पुल नहीं होगी वहां भी नदी बनाने का वायदा कर देंगे। आप कहेंगे हजूर ऐजा तो नदिया नहीं खे, कहता कोनो बात नहीं खे बबुआ, पुलिया ले लो पुलिया। पुलिया के नदिया का बात, नदिया तो टेम्पोररी भी है, कभी आई कभी चल जाए। पुलिया तो परमानेंट बा रखो पुल, और एक बार वोट दे दिया तो बन गई फिर से फूल। ये समझना है। इसीलिए मैं आज कह रहा था, देख रहा था जो हमारे न्यूज के व्यूज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ इंडिया के तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेतागण आए हुए हैं, मार्गदर्शक आए हुए हैं। मैं खड़गे जी की उस बात से बहुत सहमत हूँ, जहाँ एक तरफ मैं हमारे अपने केजरीवाल जी से इतना चार्ज होता हूँ, इतना ज़बरदस्त चार्ज होता हूँ जब भी उनको सुनता हूँ। उनकी ईमानदारी या उनकी ट्रांसपेरेंसी या उनकी लोकप्रियता गजब है। वहीं पे आज मैं खड़गे जी को, जिनको बहुत ध्यान से गौर से सुनता हूँ पार्लियामेंट में भी, खड़गे जी की बात को मैंने सुना और खड़गे जी ने एक बात सही कही कि अभी एकता की घड़ी है, एक गुट और एकजुट होकर चलने की घड़ी है। यानी उनके शब्दों का, उनके वाक्य का सारांश था कि मतभेद हो तो हो, मन भेद ना हो। इस वक्त लक्ष्य एक ही होना चाहिए, उद्देश्य एक ही होना चाहिए। हम उनका भी बहुत सम्मान करते हैं, बहुत कदर करते हैं। द वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर मिस्टर स्टालिन जो आए हुए हैं वहाँ से, अपने साउथ इंडिया से स्टालिन हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू ने, ऑल इंडिया उनको रिस्पेक्ट करता है, उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है। ऐसे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवगौड़ा जी, उनका मार्गदर्शन मिला, उनके बेटे भी बहुत अच्छा बोल कर गए, सतीश जी बहुत अच्छा बोले, अखिलेश तो है ही जवानी से भरपूर। और आपको खुशखबरी दे दूं कि अभी मेरे बाद बहुत ही तेज तर्रार और जो बिहार का भविष्य दिखता है, बहुत ही ज़बरदस्त नेता है, वो भी वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर है, और वो है तेजस्वी यादव। यहाँ आ चुके हैं और आपके सामने अब तेजस्वी यादव आके इस पे और नई रोशनी डालेंगे, ताकि हम सब अपना अपना प्रकाश, अपना फोकस, अपना उद्देश्य, अपना दमखम मिलाकर अगर साथ चले और सबको साथ लेकर चले सही सेंस में, तो इन पंक्तियों को चरितार्थ कर सकते हैं। इन पंक्तियों को कि दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। तो आइए हम सब मिलकर, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सतीश मिश्रा जी, हमारी अपनी ममता जी के नेतृत्व में, हमारी ममता बहन के नेतृत्व में, क्रांतिकारी नेता ममता बहन के नेतृत्व में, यशवंत सिन्हा जी, अरुण शौरी जी, केजरीवाल जी और तमाम देवेगौड़ा जी, तमाम मंच में बैठे बैठे अजमल जी, जितने लोग बैठे हुए हैं, अजीत सिंह जी, तमाम और जैन
बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत अच्छा बोलता है। सबको साथ लेकर, आप सबों को साथ मिलाकर आइए आगे चलें, तो वी शैल मेक इट। हम होंगे कामयाब अवश्य, एक दिन नहीं बल्कि सून, एंड सूनर द बेटर। गॉड ब्लेस। जय बंगाल, जय हिंद।